हेलो गाइस, वेलकम टू सीपी शर्मा क्लासेस। आज हम प्लांट फिजियोलॉजी का चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ग्रोथ। फुल डिटेल में चैप्टर होगा और ये हमारी जो सेकेंड ईयर है उसकी यूनिट 4th में आता है। ओके गाइस, तो अब हम शुरू करते हैं हमारा ग्रोथ वाला चैप्टर। ग्रोथ क्या होती है? ठीक है, सजीवों के आकार तथा आयतन के माप में स्थायी तथा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होता है ना, उसे हम ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ का मीन होता है वृद्धि करना। ठीक है, अगर कोई सजीव है और उसका आकार, उसका वॉल्यूम, ठीक है, उसमें जो स्थायी परिवर्तन होते हैं और वो परिवर्तन इरिवर्सिबल हो तो उसे हम कहेंगे ग्रोथ। ओके, ठीक है। अगर जो प्लांट है या कुछ भी है लिविंग, तो उसके शुष्क भार में जो ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, वो भी वृद्धि कहलाती है। ठीक है, वृद्धि में दो प्रमुख स्थायी परिवर्तन होते हैं। एक तो होता है इसका आयतन में और एक होता है इसके शुष्क भार में। आयतन भी बढ़ेगा और इसका शुष्क भार भी बढ़ेगा। हम बात करें कि इसके टाइप्स की, तो बहुत से टाइप्स होते हैं। पहले हम देख लेते हैं एक प्रकार का टाइप इसका, वेजिटेटिव ग्रोथ एंड रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। ठीक है, वेजिटेटिव ग्रोथ क्या होती है? हम देखते हैं कि बीजांकुरण से पुष्पन होगा ना, उससे पहले पहले की जो फेज होगी, उस पहले का जो काल होगा, यानी बीजांकुरण से लेकर पुष्पन होने से पहले तक का काल, इसका वेजिटेटिव फेज कहलाता है और इसे हम वेजिटेटिव ग्रोथ कहेंगे। ठीक है, आपकी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ क्या होगी कि पुष्पन, जननांगों का परिवर्धन, निषेचन, फल व बीजों का निर्माण होना, तो ये रिप्रोडक्टिव फेज में होते हैं, सो इसे हम रिप्रोडक्टिव ग्रोथ कह देंगे। ठीक है, सबसे मोस्ट टाइप इसका है प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ। ओके गाइस, ये देखिए, प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ में क्या होता है कि प्लांट की लंबाई में वृद्धि होती है। ठीक है, और सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होता है कि प्लांट की मोटाई में वृद्धि होती है। ओके गाइस, पहली बात। ठीक है, जो प्राइमरी ग्रोथ है उसमें एपिकल मेरिस्टम और इंटरकैलरी जो मेरिस्टम होता है वो प्राइमरी टिश्यूज का फॉर्मेशन करता है और उससे प्लांट की जो लेंथ होती है वो बढ़ती है, सो इसे हम प्राइमरी ग्रोथ कह देंगे। ओके, जबकि जो आपकी सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसमें लेटरल मेरिस्टम होता है, उससे सेकेंडरी टिश्यूज का फॉर्मेशन होगा और जो तना होगा उसकी चौड़ाई बढ़ेगी, यानी उसकी जो तने की मोटाई है उसमें वृद्धि होती है। जैसे हम देख सकते हैं वेस्कुलर कैम्बियम, कोर कैम्बियम, इसके एग्जांपल्स ले सकते हैं हम। ओके गाइस, कोर कैम्बियम ये क्या करता है कि तने की मोटाई बढ़ेगी ना। ओके, तो इसे हम कहेंगे सेकेंडरी ग्रोथ। हम देख चुके हैं कि ग्रोथ कितने टाइप की होती है। अब हम देखें कि फेज ऑफ ग्रोथ, यानी जो ग्रोथ होती है वो किन किन काल में होती है, यानी उसकी क्या प्रोसेस है, किन किन भागों में वो हो रही है। तो इसके 3 फेज हैं। पहला है सेल डिवीजन वाला, या इसे कह सकते हैं हम सेल का फॉर्मेशन वाला फेज। दूसरा है सेल इलोंगेशन फेज और तीसरा होता है सेल मैचुरेशन फेज। ओके, पहले हम देखेंगे सेल डिवीजन फेज के बारे में। सेल डिवीजन या इसे हम सेल फॉर्मेशन फेज भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो आपके सूत्री विभाजन है उनके द्वारा नई सेल्स का निर्माण होता है। ठीक है, सेल डिवीजन में क्या होगा कि सेल डिवाइड करेगी और नए सेल्स बनाएगी। ठीक है, अब देखिए जो सेल्स बनाती है सेल डिवीजन में सेल, वो कुछ 2 प्रकार के बनते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के, कुछ तो आगे क्या करते हैं डिवाइड होते रहते हैं, कुछ डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है, नवनिर्मित सेल्स में से कुछ सेल्स विभाजन सम रहती है, यानी वो डिवाइड होती रहती है, वो डिवीजन करती रहती है। ठीक है, और ये विभेजक क्षेत्र में सीमित रहेगी। ओके, अन्य सेल्स इस क्षेत्र से बाहर धकेल दी जाती है और ये कोशिकाएं विभाजन की क्षमता खो देती है। यानी जो सेल्स थी हमारी वो क्या करेगी, न्यू सेल्स जनरेट करेगी, यानी वो सूत्री विभाजन करेगी और न्यू सेल्स बनाएगी। ये न्यू सेल्स होती हैं, ये कुछ 2 टाइप की होती है। कुछ सेल्स तो होती है जो डिवीजन करती है और कुछ सेल्स डिवीजन नहीं करती, यानी कुछ सेल्स विभाजन क्षम होती है और कुछ अविभाजन क्षम होती है। अब आप देखिए जो विभाजन क्षम सेल है वो सेल विजयोतक की क्षेत्र में सीमित रहती है, यानी वो वापस इस सेल का कार्य करेगी और न्यू सेल्स बनाएगी और वही प्रोसेस चलता रहेगा इसका। जबकि जो अविभाजन जो वाली सेल है, जो सेल डिवीजन नहीं कर रही, वो सेल्स आगे वाली फेज में प्रवेश कर जाती है, यानी जो आपकी अविभाजन क्षम सेल्स हैं वो सेल इलोंगेशन फेज में
चली जाती। इस प्रकार ये सेल डिवीजन से जो सेल्स हैं वो सेल इलोंगेशन फेज में आ जाती है, यानी सेल डिवीजन में वो सेल्स जो डिवीजन नहीं कर रही, जो डिवाइड नहीं हो रही है, वो सेल इलोंगेशन फेज में आ जाती है। ठीक है, जिन सेल्स में विभाजन क्षमता समाप्त हो जाती है वे प्राय एक अनुदैर्ध्य दिशा में दीर्घित हो जाती है, और इस कारण जो ये प्रावस्था होती है सेल इलोंगेशन फेज, इसे हम दीर्घन प्रावस्था भी कहते हैं। ठीक है, जो सेल इलोंगेशन फेज होती है उसमें क्या होता है कि जीव द्रव्य का संश्लेषण होगा, रिक्तीय जो केंद्रीय रिक्तिका होती है उसका निर्माण होगा, कोशिका भित्ति का भी प्रसार होता है, एक्सटेंशन होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो आपका सेल इलोंगेशन फेज है उसमें जो आपके मटेरियल्स हैं, ठीक है, उनका क्या होता है, सिंथेसिस बहुत फास्ट होता है। तो फास्ट सिंथेसिस होगा, इसके लिए हमें किसी फूड या किसी एनर्जी की जरूरत होगी, और वो एनर्जी हमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। तो इसमें क्या होता है कि अधिक मात्रा में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस फेज में सिंथेसिस बहुत फास्ट गति से होता है। ठीक है, और इस फेज में सेल वॉल की तन्यता और प्रत्यास्थता बढ़ जाती है। ठीक है, आपकी सेल इलोंगेशन जो फेज है उसके बारे में दो मत दिए गए, यानी जो कोशिका दीर्घन है वो किस प्रकार से होता है इसके बारे में दो आपको मत दिए गए हैं। पहला है सेल्स जो है उसमें क्या होता है कि स्फीत दाब बन जाएगा, ठीक है, जल का अवशोषण होगा, एक तो ये वाला हो गया इसका। दूसरे में क्या होगा कि जो आपका सेलुलोज है उसके कण आएंगे और वो आके उसमें एब्जॉर्ब करेंगे वाटर को। ठीक है, दो मत हो गए। तो पहला मत था इसका कि स्फीत दाब वाला। ठीक है, अगर सेल्स है उसमें क्या होगा कि एक तो विलय पदार्थों की मात्रा बढ़ जाए, एक मत के अनुसार तो इसमें जो विलय पदार्थ हैं, सोल्यूट मैटर्स हैं, उनकी मात्रा बढ़ जाए, और दूसरे के अनुसार उसमें सेलुलोज बढ़ जाए। तो पहला हम देखेंगे कि अगर उसमें विलय की मात्रा बढ़ जाए, तो उसमें विलयों की मात्रा अधिक हो गई सेल्स में, तो क्या होगा कि वो विलय वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, विलय की मात्रा बढ़ी, विलय ने क्या किया कि वाटर को एब्जॉर्ब किया, और वाटर को एब्जॉर्ब किया तो क्या होगा कि स्फीत दाब बनेगा आपके पास। ठीक है, स्फीत दाब बना रहा तो क्या होगा कि पतली व लचीली सेल वॉल फैल जाती है। ठीक है, और फैल जाएगी तो मतलब कोशिका का दीर्घन हो गया, कुछ सेल का इलोंगेशन हो गया। ओके गाइस, अब आप देखिए दूसरा मत क्या था। दूसरे मत के अनुसार कि सेल्स में जो सेलुलोज के पार्टिकल्स है ना, वो कणाधान क्रिया द्वारा, एक कणाधान क्रिया होती है, यानी उसमें कण के रूप में सेलुलोज सेल के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, सेल में सेलुलोज के कण आ गए तो क्या होगा कि जो सेलुलोज के कण हैं वो पुरानी वाल्स के मध्य निक्षेपित हो जाएंगे, और क्या करेंगे, ये उसके सेल है उसके आयतन को बढ़ाएंगे, आयतन को बढ़ाएंगे, यानी उसमें जल का अवशोषण कर रहे हैं। ये सेलुलोज के जो पार्टिकल्स हैं वो वाटर का एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं। सेल का आयतन बढ़ा, सेल का आयतन बढ़ा तो क्या होगा कि जो सेल वॉल है वो फैलेगी, यानी उस सेल का क्या हुआ, इलोंगेशन। तो सेल इलोंगेशन फेज में क्या होता है कि सेल का अनुदैर्ध्य दिशा में दीर्घन हो जाता है। ठीक है, सो इस प्रावस्था को हम क्या कहेंगे, दीर्घन प्रावस्था कहते हैं। अब क्या होगा कि आपकी सेल इलोंगेशन फेज में क्या हुआ, सेल बड़ी तो हो गई, अब क्या होगा, उसका मैचुरेशन होगा। ठीक है, अब सेल का मैचुरेशन होगा, और मैचुरेशन के लिए आपका फेज होगा सेल का मैचुरेशन फेज। ठीक है, इस अवस्था में स्थानीय उपापचयी जैव रासायनिक तथा कोशिकाओं का संरचनात्मक विभेदन होता है, सेल्स का आकार आकृति में अत्यधिक परिवर्तन होता है, उसके फलस्वरूप जो सेल्स होती हैं विशेष कार्य के अनुसार बढ़ जाती है। ठीक है, यांत्रिक ऊतक यानी जो मैकेनिकल टिश्यूज होते हैं उनकी सेल वॉल मोटी हो जाती है, क्योंकि उनको यांत्रिक कार्य करना पड़ता है। ठीक है, और लाक्षणिक जो पिट्स होते हैं और फिट फिल्स होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, लाक्षणिक जो गर्त होंगे और गर्त क्षेत्र होंगे वो अलग अलग हो जाते हैं, इसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों अलग अलग हो जाते हैं, यानी मैचुरेशन हो जाता है इनका। ठीक है, परिपक्वन के पश्चात ये सेल्स संरचनात्मक दृष्टि से स्थायी रूप ग्रहण कर लेती है, और ये सभी परिवर्तन आपकी जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है उनके अनुसार होते हैं। ओके गाइस, तो ये हुआ हमारा जो फेज ऑफ ग्रोथ था। वो पहला हमने पढ़ा सेल डिवीजन यानी सेल्फ का फॉर्मेशन, दूसरा पढ़ा सेल इलोंगेशन फेज, तीसरा पढ़ा सेल मैचुरेशन फेज। सेल का जो डिवीजन फेज है उसमें नई सेल्स बनेगी, कुछ सेल्स विभाजनशील रहेगी और कुछ अविभाजनशील रहेगी।
अब जो अविभाजनशील है वो आ गई इलोंगेशन फेज में, इलोंगेशन फेज में वो बड़ी हुई, फिर वो सेल्स आ गई आपकी मैचुरेशन फेज में, मैचुरेशन फेज में आके वो मैच्योर हो जाती है, उनका जो आनुवंशिक संगठन है उसके अनुसार वो संरचनात्मक दृष्टि से स्थायी रूप ग्रहण कर लेती है। ओके गाइस, अब हमारा टॉपिक है ग्रोथ काइनेटिक्स। ठीक है, पहले ग्रोथ काइनेटिक्स पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि जो ग्रोथ रेट होती है वो क्या होती है। ठीक है, अगर हम एक निश्चित समय में किसी अंग या पादप विशेष के जो आयतन या उसका भार होगा उसमें होने वाली जो ग्रोथ है अगर उसको देखें तो वो हमारी ग्रोथ रेट कहलाती है। ठीक है, यानी एक निश्चित समय में किसी अंग या पादप विशेष के आयतन या उसके भार में होने वाली वृद्धि दर, ठीक है, वो दर कहलाएगी इसकी। ठीक है, किसी कोशिका पादप अंग या संपूर्ण पादप की वृद्धि की गति अथवा वृद्धि दर समय के साथ एक समान नहीं होती और पादप के सभी भागों में प्रारंभिक अवस्थाओं में तो इसकी जो वृद्धि होगी वो मंद होती है। ठीक है, पहले तो इसकी जो गति होगी वृद्धि की वो मंद होगी, बाद में जो इसकी गति है वो तेज हो जाती है और फिर बाद में इसकी कम हो जाती है धीरे धीरे। इस प्रकार जो वृद्धि गति तथा समय के मध्य जो लीनियर संबंध है वो स्थापित नहीं किया जा सकता। यदि समय के साथ वृद्धि दर का ग्राफ तैयार किया जाए तो सर्पिल या सिग्मोइड वक्र प्राप्त होता है। ठीक है, इस ग्रोथ काइनेटिक्स को समझेंगे हम अब एक आपका जो ग्राफ है उसके द्वारा। ठीक है गाइस, ग्रोथ काइनेटिक्स को समझने का ये ग्राफ बहुत ही अच्छा ग्राफ है, इससे हम समझेंगे। ठीक है, इसमें देखिए आप ये जो हॉरिजेंटल जो है वो है आपका टाइम स्केल। ठीक है, और जो वर्टिकल है वो ग्रोथ वाला है, ग्रोथ सेंटीमीटर में दी गई है। कोई प्लांट ले लिया हमने। ठीक है, पहले सबसे पहले वाली फेज में वो क्या करेगा कि आप जो ग्रोथ कर्व है इसको आप बांट सकते हो 3 भागों में। ठीक है, पहला लेग पीरियड और जो ग्रोथ होती है, ठीक है, फिर लॉग वाला पीरियड वाला हो गया, ठीक है, फिर डिमिनिशिंग जो पीरियड हो गया आपका वो हो जाता है। ठीक है, तो पहला जो सबसे पहले जो ग्रोथ होगी प्लांट की वो बहुत ही धीरे होगी। ठीक है, पहले प्लांट की जो ग्रोथ होगी वो धीरे होती है। ठीक है, इसकी जो अब आगा आपका लॉग फेज आ गया। लॉग फेज का मतलब होता है अधिकतम वृद्धि काल, इसमें वृद्धि की दर तीव्र गति से होगी। ठीक है, यानी बहुत तेज हो जाती है। पहले क्या हुआ कि इसकी जो प्रारंभिक अवस्था है यहां से यहां तक, इसमें क्या लेग फेज में क्या हो रहा है, इसे हम स्लो फेज भी कहते हैं लेग फेज को। इसमें क्या होता है कि जो ग्रोथ हो रही है ना बहुत धीरे होती है, धीमी गति से होती है। यानी जो ये फेज है ये सेल डिवीजन वाली फेज है। ठीक आ रहा है समझ में, जो लेग फेज है सेल डिवीजन वाली फेज है और इसमें जो आपकी ग्रोथ हो रही है वो स्लो हो रही है, बहुत मंद गति से धीमी गति से हो रही है, यानी यहाँ पे न्यू सेल्स का निर्माण होता है। ठीक है, दूसरी आप देखिए आपकी लॉग फेज। लॉग फेज में क्या होता है, इसमें जो ग्रोथ रेट होती है वो बहुत ही स्पीड से होती है, यानी इसमें क्या हो रहा है कि जो आपकी सेल्स है ना उनका इलोंगेशन हो रहा है, सेल्स का इलोंगेशन यहाँ पे होता है लॉग पीरियड में। ठीक है, और जो डिमिनिशिंग पीरियड है यानी न्यून वृद्धि अवस्था, इस अवस्था में वृद्धि की दर पुनः कम हो जाती है। यानी आप देखिए ये ग्राफ एस के आकार का आपको कुछ ऐसा सिग्मोइड वक्र दिख रहा है। ठीक है, ये आपका ग्रोथ कर्व कहलाता है। टाइम और आपकी जो ग्रोथ है सेंटीमीटर में उसके मध्य ये ग्राफ खींचा जाता है। ठीक है, अब हम इसके नोट्स देख लेते हैं। लेग फेज और स्लो फेज। ठीक है, यह वृद्धि की प्रारंभिक अवस्था है, इसमें वृद्धि मंद गति से होगी। ठीक है, इस फेज की तुलना कोशिका विभाजन से की जाती है। कोशिका विभाजन के कारण नवीन सेल्स का निर्माण होता है और जिसके फलस्वरूप सेल्स की संख्या में बढ़ोतरी के कारण आयतन में धीरे धीरे वृद्धि होगी। ठीक है, दूसरी आएगी आपकी लॉग फेज, लॉग पीरियड ऑफ ग्रोथ। अब देखिए लॉग फेज में क्या हो रहा है, बहुत फास्ट तरीके से गति होती है। यहाँ से आप देखिए यहाँ पे बहुत धीमी हो रही है, यहाँ पे फास्ट होगी, यहाँ पे फिर धीमी हो जाएगी। तो ये देखिए जो लॉग फेज है आपकी उसमें वृद्धि की दर अधिकतम होती है। इस काल में तीव्र वृद्धि का कारण कोशिकाओं का विवर्धन होता है।
तीसरा जो फेज होगा वो डिमिनिशिंग पीरियड ऑफ ग्रोथ होगा, यानी न्यून वृद्धि अवस्था। जो ये अवस्था होगी इसमें आपकी जो ग्रोथ रेट है वो लो हो जाती है और इस काल में सेल्स का परिपक्वन होता है तथा उपापचय क्रियाएं भी धीमी पड़ने लगती है। ठीक है, अब एक चीज है आपका ग्रांड पीरियड ऑफ ग्रोथ। ठीक है, वृद्धि के जो तीनों चरण है यानी कुल अवधि हो गया, उसको संयुक्त रूप से हम समग्र वृद्धि काल कहते हैं। ग्रांड पीरियड ऑफ ग्रोथ किसे कहेंगे कि जो टोटल अवधि है ना ग्रोथ की, यानी कुल अवधि ग्रोथ की, यानी तीनों चरण आपके। ठीक है, तो यानी लॉग फेज हो गया, लेग फेज, लॉग फेज यानी स्लो फेज हो गया, फिर लॉग फेज हो गया आपका। ठीक है, डिमिनिशिंग फेज हो गया। तो ये सभी टोटल मिलकर आपको ग्रांड पीरियड ऑफ ग्रोथ देंगे, यानी समग्र वृद्धि काल देते हैं। ओके गाइस, आपको ये ग्राफ आ गया होगा समझ में, यानी ग्रोथ कर्व। इस ग्रोथ कर्व में आप देखिए, ग्रोथ वर्टिकल लेनी है हमें, टाइम स्केल लेना है आपको हॉरिजेंटल, और इसमें ये ग्राफ बनाना है एक एस के आकार का जैसा ग्राफ, सिग्मोइड वक्र कहेंगे इसे हम। ठीक है, सिग्मोइड कर्व। इसमें 3 फेज आ रही है आपकी, लेग फेज, लॉग फेज एंड डिमिनिशिंग फेज। अब हमारा जो टॉपिक है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट लॉ ऑफ ग्रोथ, यानी वृद्धि का चक्रवर्ती ब्याज का नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। तो जो ये लॉ है कंपाउंड इंटरेस्ट लॉ ऑफ ग्रोथ, ये लॉ आपका WH ब्लैकमैन ने दिया था 1919 में। ठीक है, जो ब्लैकमैन साइंटिस्ट था उसने बताया जो आपकी ग्रोथ है उसमें जो बढ़ोतरी हो रही है वो एक सामान्य ब्याज की तरह न होकर प्रतिदिन प्रति घंटे की दर से जो लगने वाला ब्याज है उसके अनुसार होती है। ठीक है, तो जो इसकी स्टेटमेंट थी वो क्या थी, ब्लैकमैन के अनुसार जो निश्चित समय में वृद्धि में बढ़ोतरी प्रारंभिक राशि पर सामान्य ब्याज की बढ़ोतरी के अनुसार न होकर, यानी जो प्रारंभिक राशि पर सामान्य ब्याज की बढ़ोतरी के अनुसार न होकर प्रतिदिन प्रति घंटे की दर से लगने वाले ब्याज के समान होती है। ठीक है, और जो WH ब्लैकमैन साइंटिस्ट थे उन्होंने एक इसके लिए एक फॉर्मूला दिया, वो था W1 = W0 ERT। अगर इसे log E की बेस यानी नेचुरल में बदलें तो क्या होगा, log E की बेस W1/W0 पे आपका इक्वल होगा RT। यहाँ पे जो W1 है वो होगा अंतिम आकार या भार। ठीक है, जो W0 होगा वो प्रारंभिक आकार या भार होगा। ठीक है, जो हम प्लांट ले रहे हैं या जो कुछ भी इसकी वृद्धि करवा रहे हैं वो वाला उसका भाग। ठीक है, यानी जो भाग ले रहे हैं, अंग ले रहे हैं या जो प्लांट ले रहे हैं कुछ भी, वो होगा इसका, उसका अंतिम भार, उसका प्रारंभिक आकार। ठीक है, ई होगा आपका जो नेचुरल लॉग बेस है वो होता है। आर क्या होगी, आर आपकी ग्रोथ रेट होगी यानी ब्याज दर, वृद्धि दर। इसको हम एफिशिएंसी इंडेक्स भी कह सकते हैं, एफिशिएंसी इंडेक्स भी, यानी सामर्थ्यता सूचक भी कह सकते हैं। टी आपका समय अंतराल कहलाता है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं और उससे बेहतर तरीके से इसको समझ पाएंगे हम। एक एग्जाम्पल है, यदि प्लांट समय टी यानी टी दे रखा हमारे को 10 दिन में अपना आकार दुगुना कर लेता है। ठीक है, अगर वो प्लांट 10 दिन में अपना आकार दुगुना कर लेता है, दुगुना कर लेगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि W1/W0 = 2, दुगुना हो गया। तो ठीक है, अगर हम देखें तो हमारे को दिया हुआ है यहाँ पे log E, यानी log E जो नेचुरल बेस है उसके 2 का पावर होता है 0.693 होता है। तो इसमें हमें ज्ञात करनी इसकी जो वृद्धि दर। तो इसके लिए जो हमने पहले फॉर्मूला लिखा था वो फॉर्मूला है हमारा, ये फॉर्मूला है। तो इसमें R के इक्वल लिखना है हमें। अब R = आपका हो गया log E की बेस पे आपके पास W1/W0 हो जाएगा अपॉन आपका T हो जाएगा। तो यहाँ पे जो log E की बेस पे W1/W0 का मान कितना है, 2 है। तो E की बेस पे 2 का मान कितना हो गया आपके पास, ये आपको पहले दे रखा है कि log E की बेस जो पावर है 2 का मान क्या होगा 0.693। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, W/W0 का मान 2, तो log E W1/W0 यानी आकार दुगुना कर लेता है तो मान 2 हो गया आपके पास। टाइम कितना दे रखा है 10 दिन, तो 10 लिख दिया। ठीक है, log E की पावर 2 का मान क्या होता है आपके पास 0.693/10।
ठीक है। तो इसको काटेंगे तो क्या आएगा हमारे पास आंसर 0.0693 एवरी डे। ओके गाइस, तो ये हुआ इसका एग्जाम्पल। इस प्रकार से इसके अगर क्वेश्चन आए तो हम कर सकते हैं। अब क्या हुआ कि जो आपका ब्लैकमैन था उसके साथ उसने जो एक समीकरण दिया, आपका जो इक्वेशन दी ये, उसको ग्रेगरी और किड्स दो साइंटिस्ट थे और उनके जो सहयोगी थे, उन्होंने इस समीकरण को बदला और कुछ अलग प्रकार से दिया। ठीक है, तो ग्रेगरी और किड व उसके सहयोगियों के अनुसार जो ब्लैकमैन का समीकरण था वो इस प्रकार हो गया, आर जी आर, जहाँ आर जी आर रिलेटिव ग्रोथ रेट है, इज इक्वल लॉग ई की बेस W2 माइनस लॉग ई की बेस पे W1 T2 माइनस T1। तो यहाँ पे जो W2 है वो हो गया पादप का भार, शुष्क भार, यानी T2 समय पे पादप का भार, W1 हो गया आपका T1 समय पे पादप का भार, और RGR होता है रिलेटिव ग्रोथ रेट। अगर इसे हम लोग E की बेस की जगह लोग 10 की बेस पे कर दें तो क्या होगा कि 2.303 से ये मल्टीप्लाई होगा और हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये आ जाएगा। ठीक है गाइस, अब टॉपिक है रॉबर्टसन का ऑटो कैटालिक जो रिएक्शन है वो, यानी रॉबर्टसन की स्वतः जो उत्प्रेरण की जो रिएक्शन है, अभिक्रिया है, उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, ये जो रिएक्शन थी वो रॉबर्टसन ने 1923 में दी थी, और रॉबर्टसन के अनुसार क्या था कि रॉबर्टसन के अनुसार वृद्धि एक स्वनियंत्रित रासायनिक अभिक्रिया के समान क्रिया है जिसे एक आणविक स्व उत्प्रेरित अभिक्रिया यानी मोनोमोलिकुलर ऑटोकैटालिक रिएक्शन कहते हैं। इसने एक रिएक्शन, इस रिएक्शन के अनुसार एक इक्वेशन दी, वो थी dx/dt इज इक्वल के a माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पे अगर इसको log पे लें तो log x/a माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ से इसको इधर लिया हमने और इसको यहाँ पे, तो k t माइनस t1 हो गया आपका। यहाँ पे जो k है वो आपका आणविक स्थिरांक है, जबकि जो x है वो t समय में प्राप्त जो ग्रोथ है वो होगी। ठीक है, a अंतिम आकार हो जाएगा और t आपका जो है वह समय जिसमें आधा आकार बढ़ जाता है वो कहलाता है। ठीक है, स्व उत्प्रेरण या स्व प्रेरण अभिक्रिया में प्राप्त वक्र सिग्मोइड वृद्धि वक्र यानी सिग्मोइड ग्रोथ कर्व के समान प्राप्त होगा हमें, और उपरोक्त समीकरण केवल सरल वृद्धि वक्र अथवा जटिल प्रकार के वक्र के एक भाग को स्पष्ट करता है। ठीक है, जो ये इक्वेशन है आपका समीकरण है, ये सरल वृद्धि वक्र और जटिल प्रकार के वक्र के एक भाग को ही स्पष्ट करता है ये इक्वेशन। इस इक्वेशन में k क्या है, k यहाँ पे आणविक स्थिरांक है, ध्यान रखने की बात है, k आणविक स्थिरांक है, और x t समय में जो प्राप्त आपको ग्रोथ प्राप्त हुई है ना वो है। तो ठीक है, रॉबर्टसन ने क्या बता दिया कि जो ये वृद्धि है ये स्वनियंत्रित रासायनिक अभिक्रिया के समान ये क्रिया है और जिसे हम मोनोमोलिकुलर ऑटोकैटालिक रिएक्शन कहते हैं। अब हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने वाला है गाइस, तो ध्यान से रहना। ये टॉपिक है ऐसा जो प्रैक्टिकल में भी आता है और आपकी थ्योरी में भी आता है, तो ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से इसको देखना है। मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, जो आपकी ग्रोथ हो रही है, प्लांट की जो ग्रोथ हो रही है उसको मापते कैसे हैं भाई। ग्रोथ तो हो रही है पर उसको मापने का कुछ चाहिए ना, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, कुछ तरीके होने चाहिए, उनके द्वारा हम उसकी मेजरमेंट कर सकें। तो ठीक है, पादप में वृद्धि का मापन भार में वृद्धि, लंबाई तथा परिधि में वृद्धि तथा उसका आयतन, क्षेत्रफल, इसमें बढ़ोतरी के रूप में किया जाता है। अगर आप देखिए वृद्धि कैसे मापोगे आप, जो प्लांट है आपका, अगर उसकी भार में वृद्धि हो रही है तो आप समझोगे वृद्धि हो रही है, परिधि में वृद्धि हो रही है वृद्धि, उसका जो वॉल्यूम बढ़ा, अगर उसका एरिया बढ़ा तो आप सोचोगे कि इसमें कुछ ग्रोथ हो रही है। पर इस ग्रोथ को मापे किस इंस्ट्रूमेंट से, मापे किस तरीके से, तो उन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में देखें। पहला तरीका है इसका डायरेक्ट मेथड, यानी पहला इंस्ट्रूमेंट होगा आपका स्केल। स्केल के द्वारा आप उसके डायरेक्ट मेथड से उसको माप सकते हैं। दूसरा होगा आपका हॉरिजॉन्टल माइक्रोस्कोपिक मेथड। ठीक है, तीसरा होगा आपका जो इंस्ट्रूमेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑक्जेनोमीटर। ठीक है, जो ऑक्जेनोमीटर है वो दो प्रकार का होता है आपका, एक तो होता है आर्क ऑक्जेनोमीटर जिसे हम आर्क इंडिकेटर भी कह सकते हैं,
दूसरा जो आपका ऑक्जेनोमीटर होता है उसे हम पेफर्स ऑटोमेटिक ऑक्जेनोमीटर कहते हैं, ठीक है, पेफर्स ऑटोमेटिक ऑक्जेनोमीटर, ठीक है। चौथा आपका बोस का जो क्रिस्कोग्राफ है वो वाला हो गया, और पांचवा आपका हो गया स्पेस मार्कर डिस्क यानी दिक् अंकक चकती, ठीक है गाइस। तो इन सभी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करने वाले। पहले डायरेक्ट मेथड, हॉरिजॉन्टल माइक्रोस्कोपिक मेथड, आपका ऑर्क ऑक्जेनोमीटर, प्रेफर ऑटोमेटिक ऑक्जेनोमीटर, बोस जा क्रिस्कोग्राफ, ठीक है, इन सभी के बारे में देखें। तो आप देखिए जो डायरेक्ट मेथड है उसमें प्लांट की जो ग्रोथ है उसको कैसे मापते हैं, ठीक है। इसमें प्लांट की प्रारंभिक लंबाई को स्केल से नाप लेते हैं, ठीक है। इसके पश्चात निश्चित समय अवधि के उपरांत पुनः इसकी लंबाई का मापन कर लिया जाता है, ठीक है। यानी कैसे मापेंगे, मानो ये आपका प्लांट है, ये पेन है, ये आपका प्लांट हो गया। अब इसको मापना है हमारे को, तो हम क्या करेंगे कि एक स्केल लेंगे और इसकी जो वृद्धि हुई है देखिए स्केल से इसको माप लेंगे। यानी इसमें शुरू में माप लेंगे इसको, माना शुरू में ये 7 है, ठीक है, 8 है शुरू में मान लो, तो फिर मापेंगे तो ये थोड़ा बढ़ गया, अब बढ़ाई है, ये बढ़ गया, तो इसको मापेंगे तो ये 9 हुआ, मतलब इसमें जो ग्रोथ कितनी हुई 1 सेंटीमीटर की ग्रोथ हो गई। तो इस प्रकार इनको हम माप सकते हैं डायरेक्ट मेथड से, यानी डायरेक्ट हम मापते हैं स्केल के द्वारा, ठीक है। दूसरा आपका हुआ हॉरिजॉन्टल माइक्रोस्कोपिक मेथड, ठीक है। इसमें हम देखते हैं, इसमें क्षैतिज सूक्ष्मदर्शी को एक अंकित क्षैतिज स्टैंड पर सरकाया जाता है, ठीक है। ये आपका एक सूक्ष्मदर्शी है, उसको जो लेबल्ड जो आपका क्षैतिज स्टैंड है उस पे सरका देंगे, ठीक है। पादप के प्रभाव पर एक शाई से एक बिंदु बना देते हैं हम, और बिंदु को सूक्ष्मदर्शी से फोकस कर सूक्ष्मदर्शी की जो स्थिति होगी इसकी हम उसको नोट करते हैं, ठीक है। एक बार नोट कर लिया, अब क्या करेंगे, दोबारा देखेंगे उसे। एक बार नोट कर लिया, फिर अब टाइम रख दिया हमने कि 2 दिन बाद देखना है भाई इसको, तो 2 दिन बाद यानी निश्चित अवधि के पश्चात इस बिंदु को फिर फोकस करके देखते हैं भाई वो कलर पेंट लगाया था वो कितना बड़ा, ठीक है। इस प्रकार पैमाने पर सूक्ष्मदर्शी द्वारा तय की गई दूरी को नोट करेंगे, और यह दूरी पादप की लंबाई में जो ग्रोथ होगी उसके बराबर होगी। जो आपका हॉरिजॉन्टल माइक्रोस्कोपिक मेथड है उसमें जो हॉरिजॉन्टल माइक्रोस्कोप होता है वो ये है, ये आपका स्टैंड रहा, ठीक है, और ये जो है ये अंकित क्षैतिज स्टैंड है आपका, ये आपका माइक्रोस्कोप है। इसमें क्या करते हैं, इसमें से देखते हैं यहाँ पे प्लांट लगा हुआ है, प्लांट के ऊपर हमने एक पॉइंट बना दिया है शाही से, ठीक है, उसको मापते हैं, फिर 2 दिन बाद उसको देखते हैं उससे फोकस करके, फिर 4 दिन बाद उसको फोकस करके देखते हैं। इस प्रकार एक हम टेबल बना लेते हैं और उससे हम इसकी ग्रोथ कितनी हुई उसमें वो देखते हैं, ठीक है। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट मेथड हमारा ऑक्जेनोमीटर के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है गाइस, तो ध्यान से देखना है आपको। अब देख रहे हैं ऑक्जेनोमीटर के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट है ऑक्जेनोमीटर। पादप की लंबाई में जो वृद्धि हो रही है उसको मापने का एक ये इंस्ट्रूमेंट होता है ऑक्जेनोमीटर। और ऑक्जेनोमीटर में 2 इंस्ट्रूमेंट आते हैं हमारे पास। पहला आता है आपका ऑर्क ऑक्जेनोमीटर, दूसरा आता है आपका पेफर का ऑटोमेटिक ऑक्जेनोमीटर, ठीक है। आप देख रहे हैं ऑक्जेनोमीटर के 2 टाइप्स हैं, ऑर्क ऑक्जेनोमीटर, दूसरा आपका पेफर का ऑटोमेटिक ऑक्जेनोमीटर। इन दोनों के बारे में डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। पहले हम पढ़ेंगे ऑर्क ऑक्जेनोमीटर, उसके बाद में पेफर का जो आपका ऑटोमेटिक ऑक्जेनोमीटर है वो पढ़ेंगे, तो ठीक है गाइस। अब हम देखते हैं ऑर्क ऑक्जेनोमीटर के बारे में। यहाँ पे देखिए ये आपके पास एक चाप लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जो प्लांट लगा हुआ है, थ्रेड बंधा हुआ है इससे, ये स्टैंड आपका। तो आप यहाँ पे देखिए इसमें एक ऊर्ध्वाधर स्टैंड पर पुली लगी हुई होती है, ठीक है, ये पुली लगी हुई है इसमें, और इस पुली के एक इंडिकेटर लगा होता है। जो ये पुली है इससे एक इंडिकेटर लगा होता है, और जो एक ये स्केल है ना उस पे चलता है, ठीक है। यानी एक पुली लगी हुई है ये आपके पास, इस पे क्या हुआ कि इस पुली से जो ये पुली लगी हुई इससे एक इंडिकेटर लगा हुआ है, जो ये इंडिकेटर है आपका ये, ठीक है, और ये इंडिकेटर इस स्केल पे चलता है, ये रोटेट करता है इस स्केल पे, ठीक है। अब हम क्या करें कि जो एक प्लांट ले लिया, तो इसमें प्रैक्टिकल में कैसे करना, हमें
और थ्योरी में भी इसको वैसे कि वैसे आप लिख दे कि एक प्लांट लिया आप, अब उस प्लांट का जो एपेक्स पार्ट है ना उसको हम एक थ्रेड से बांधते हैं और पुली के थ्रेड को पुली से इस प्रकार लटकाते हैं कि दूसरी ओर जो थ्रेड है ना उसके कुछ वेट बंधा हुआ रहता है, कुछ गठरी बंधी हुई रहती है, कुछ इसमें मैटर बंधा हुआ रहता है, यानी कुछ वेट बांध देते हैं उसमें। ठीक है गाइस, अब हमने वेट बांध दिया। अब क्या होगा कि जो जब ये प्लांट है ना ये थोड़ा सा वृद्धि करेगा, यानी ये प्लांट है ये थोड़ा बड़ा, यानी ये प्लांट है ये इतना बड़ा यहाँ पे बढ़ेगा, तो क्या होगा कि ये जो आपका पुली है ये वेट है ये नीचे आएगा, तो पुली क्या होगी इधर यूं घूमेगी। ये पुली घूमेगी तो ये जो इंडिकेटर है ना आपका ये इस स्केल पे रोटेट करेगा, इस स्केल पे घूमेगा तो ये इधर गया, यानी यहाँ पे हमारे को इस स्केल से पता चलेगा कि इसमें कितनी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, वृद्धि करने वाले पादप के तने के शीर्ष पर हम धागा बांधकर उसे पुल्ली के ऊपर से ले जाकर दूसरे सिरे पर कुछ वजन है वो बांध देते हैं। ठीक है, तना जब लंबाई में वृद्धि करता है तो धागे से बंधा हुआ भार धागे को नीचे की ओर खींचेगा और उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि जो पुली है वो घूमेगी, और पुली घूमी तो क्या होगा कि जो इंडिकेटर है ये सूचक है वो घूमने लगता है, और ये सूचक घूमेगा कहाँ पे, आपका जो स्केल है उस पे घूमेगा, सूचक स्केल पे घूमेगा, और जो क्या करेगा ये यहाँ पे घुमा तो यहाँ पे आपके 0 1 2 3 10 20, ठीक है ये नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, ये स्केल है तो यहाँ से हमें उसकी ग्रोथ उसकी लंबाई का पता चलता है। ठीक है, अगर इसकी आप थ्योरी देखना चाहते हैं तो थ्योरी आप यहाँ से लिख सकते हैं इसकी। ठीक है, चाप सूचक द्वारा वृद्धि को आवर्धित रूप से देखा जाता है तथा इसका मान पुली के व्यास तथा सूचक की लंबाई पर निर्भर करता है। ठीक है, यदि पुली का व्यास 4 इंच लें और स्केल की लंबाई अगर हम 20 इंच हो तो जो वृद्धि का आवर्धन होगा ना वो लगभग 10 गुना होता है। ओके गाइस, तो एक बार और देख लेते हैं इसको। इसमें क्या था कि ये प्लांट है इसका जो एपेक्स पार्ट है उसको एक थ्रेड से बांधा और पुली के लटका दिया। अब पुली के एक ओर से तो थ्रेड से बांध देते हैं प्लांट को, दूसरी ओर से कुछ वजन लटका देते हैं यानी वेट लटका देते हैं। ठीक है, जब ये प्लांट कुछ बड़ा होता है इसमें ग्रोथ होती है तो क्या होगा कि ये जो वजन है इसको नीचे खींचेगा तो ये पुली घूमेगी, पुली घूमेगी तो क्या होगा कि जो आपका ये इंडिकेटर है ना ये इंडिकेटर इस स्केल पे रोटेट करेगा, इस स्केल पे कुछ इंडिकेट करेगा और उससे हम इसकी ग्रोथ को मापते हैं। ये हो गया आपका आर्क ऑक्सीनोमीटर की जो मैकेनिज्म है वो हो गई। ठीक है, अब हम देखेंगे पेफर का जो ऑटोमेटिक ऑक्सीनोमीटर है उसके बारे में। अब हम देख रहे हैं पेफर का ऑटोमेटिक ऑक्सीनोमीटर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपका जो आर्क ऑक्सीनोमीटर था उसमें ओनली एक ही जो पुली थी वो एक ही थी, इसमें जो पुली है वो 2 होंगी, एक तो छोटी पुली होगी स्मॉल पुली और एक होगी लार्ज पुली। ठीक है, पेफर के ऑटोमेटिक ऑक्सीनोमीटर में 2 पुलियां होती है, प्लांट एक लेंगे, 3 हमें वेट लटकाने हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है कि 2 धागे लेने हैं और 3 यानी एक आपका थ्रेड होगा ना उसके तो दोनों तरफ यानी बड़ी पुली वाला जो थ्रेड होगा बड़ी पुली से जो थ्रेड गुजरेगा उसके तो दोनों ओर आपको वेट लटकाना है, और एक जो छोटी पुली होगी उससे जो थ्रेड हम लटकाएंगे धागा जो लटकाएंगे उसमें एक और तो जो प्लांट का अपेक्स भाग बांधना है और दूसरा आपको वेट लटकाना है। तो इसकी मैकेनिज्म में क्या होता है आप देखिए, ये आपका पूरा सेटअप है। इस सेटअप में क्या होगा कि हम एक ही यहाँ पे ये लेते हैं और ये क्या होगा कि इस पे स्मोकिंग यानी धूल से धूम्रपत्र ये स्मोक्ड पेपर है। ठीक है, सूचक को इसकी धूम्र वाला जो स्मोक पेपर है वो लेंगे। अब क्या होगा कि स्मोक पेपर है ये जब प्लांट की ग्रोथ होती है तो क्या होता है कि ये वाली जो स्मॉल पुली है वो घूमेगी, जो स्मॉल पुली है उससे कनेक्ट होती है लार्ज पुली। ठीक है, तो जब ये घूमेगा तो ये भी घूमेगा, जब ये जो बड़ी वाली पुली घूमेगी तो क्या होगा कि इसके वेट लटका हुआ है, ये अगर ये से घूमती है तो क्या होगा कि इसमें जो यहाँ से है ना स्मोक यानी धूल के जो कण लगे हुए थे उससे ये वजन ये टकराएगा तो क्या होगा कि कुछ मार्क बनेंगे, यहाँ पे कुछ ऐसे मार्क्स बन जाएंगे यानी धूल के कणों को हटा दिया जाएगा उस जगह से, जब ये यहाँ पे टच होगा तो धूल के कण यहाँ से अट गए तो हमें मार्किंग हो जाएगी वहाँ पे और पता चलेगा कि ये यहाँ से लेकर
यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ग्रोथ किया है, यानी यहाँ से लेकर ये यहाँ तक घूमा है। तो ये घूमेगा क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे ग्रोथ हो रही है प्लांट की तभी तो ये घूम रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो ये पेपर का ऑटोमेटिक ऑक्सीजनोमीटर है उससे भी हम इसकी लेंथ माप सकते हैं। ठीक है, अगर इसकी आप थ्योरी लिखना चाहते हो तो थ्योरी में लिखेंगे इस जो ये उपकरण है इससे हम उधर एक वृद्धि को मापते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि उधर स्टैंड होगा जिसमें 2 पुलियां लगी हुई होती है, इसमें एक पुली छोटी और एक पुली बड़ी होगी। ठीक है, एक छोटी पुली बड़ी पुली के केंद्रीय अक्ष से जुड़ी हुई होती है। ये ध्यान रखना कि छोटी पुली बड़ी पुली के केंद्रीय अक्ष से जुड़ी हुई होती है, और जिस पादप में लंबाई की वृद्धि का मापन किया जाता है उसके शीर्ष से धागा बांधकर उसे छोटी पुली के ऊपर से लेकर दूसरे सिरे पर कुछ वजन बांध देते हैं। ठीक है, और बड़ी पुली पर भी एक धागा लटकाकर उसके दोनों सिरों पर हम वजन बांध देंगे। अब बड़ी पुली के भी दोनों सिरों पर हमने एक वजन बांध दिया। बड़ी पुली वाले धागे के एक सिरे को सूचक की सहायता से जो स्मोक्ड पेपर है उससे हम कनेक्ट कर देते हैं, उसके पास संपर्कित कर देते हैं। ठीक है, और धूम्र पत्र का घूर्णनशील सिलेंडर पर चिपका रहता है। तने की लंबाई में वृद्धि के कारण धागे के दूसरे सिरे पर बंधा वजन नीचे की ओर आता है, और इसके फलस्वरूप जो आपका ये स्मोक्ड पेपर है, ठीक है, उसके चिन्हों के में उसमें चिन्ह बन जाएंगे। ठीक है, यानी जो प्रारंभिक और अंतिम चिन्ह होगा उसके मध्य की दूरी को हम देख लेंगे और उसकी ग्रोथ को निकाल लेंगे। यानी ये घूमता रहता है, जो ये सिलेंडर है आपका स्मोक्ड वाला, ये रोटेट करेगा, ये रोटेट करता रहता है यहाँ पे। तो ये है, अगर ये नीचे आएगा तो इसके टच होगा, और टच जित रोटेट होता होता इसमें क्या बन जाएगी, कुछ धारियां सी बन जाएगी, यानी यहाँ से स्मोक हट जाती है। ओके गाइस, तो ये हो गया आपका पेपर का जो ऑक्सीजनोमीटर है वो। अब हम देखने वाले हैं बोस का जो क्रिस्कोग्राफ है वो क्या होता है। जो बोस का क्रिस्कोग्राफ होता है वो अत्यधिक संवेदनशील उपकरण होता है जो संयुक्त लीवर प्रणाली पर आधारित है। इस उपकरण की सहायता से हम वृद्धि को 1000 गुना से हम 10,000 गुना तक आवर्धित करके दिखा सकते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो क्रिस्कोग्राफ होता है उसके द्वारा प्रति मिनट ही नहीं बल्कि जो प्रति सेकंड होने वाली वृद्धि है उसका रिकॉर्ड भी किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, जो क्रिस्कोग्राफ है उसके द्वारा प्रति सेकंड होने वाली ग्रोथ को भी हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका, एक नंबर में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब देखते हैं स्पेस मार्कर डिस्क, यानी इसे हम बोलते हैं दिक् अंकक चकती। ठीक है, दिक् अंकक चकती की सहायता से पत्ती के क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि को हम मापते हैं। यानी जो प्लांट की लीफ है उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई उसको हम स्पेस मार्कर डिस्क से मापते हैं, और निश्चित समय में अंकित चिन्हों का परिकलन कर वृद्धि दर हम ज्ञात कर लेते हैं। इस प्रकार ये होगा आपका जो ऑक्सीजनोमीटर था वो भी हो गया, और वृद्धि के जो ग्रोथ है उसको मापने की जो टेक्निक्स थे, उसके जो मशीन्स थे, उनके बारे में भी हमने पढ़ लिया है। आगे का जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ, यानी जो वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। जैसे आप देख सकते हैं लाइट की इंटेंसिटी भी से प्रभावित करती है, लाइट की ड्यूरेशन, लाइट की क्वांटिटी। ठीक है, टेम्परेचर हो गया आपका। ठीक है, वाटर की सप्लाई हो गई, सोइल के साल्ट्स हो गए, भोजन की जो सप्लाई हो गई, ऑक्सीजन, आपका ग्रोथ रेगुलेशन हो गया। ठीक है, यानी ग्रोथ रेगुलेटर, ठीक है, रेगुलेशन सॉरी ग्रोथ रेगुलेटर होता है। तो इनके बारे में हम देखने वाले हैं जो जस्ट इससे आगे वाला वीडियो होगा। ओके गाइस, थैंक यू। अगर आपको चैनल पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।